नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही। कांग्रेस की 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा और बीजेपी की राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है। कांग्रेस की तो आज सीसी की बैठक हुई है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। अब से कुछ देर पहले वो बैठक खत्म हुई है। क्या उसमें राजस्थान पर चर्चा हुई है? क्या राजस्थान के नाम 10 या 15 सीटों पर तय हो गए हैं? अभी ये सब बात बाहर नहीं आई है, लेकिन अगर तय भी हो गए तो हो सकता है आज रात नहीं तो कल तक ये नाम सामने आए। और बीजेपी में जिन 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी है उनमें भी आज और कल नाम सामने आने की उम्मीद नहीं है। 21 तारीख को सीईसी की बैठक होगी, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति। तो 21 को शाम तक और 22 को सुबह तक नाम सामने आएंगे। कांग्रेस में बड़ी घटना है कि बीजेपी के एक बड़े नेता जो हाड़ों से ताल्लुक रखते हैं, मैंने कल आपसे कहा था पेनल्टी कॉर्नर में, अब वो सोशल मीडिया पे तो नाम चर्चा में आ चुका है। उनकी तरफ से भी कुछ कहा नहीं गया है, न खंडन किया गया है, न मंडन किया गया है। पर चूंकि नाम इतना बड़ा है, और बड़ा इन द सेंस कि कोटा की सीट पर जब चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव जैसा हो जाएगा उनके चुनाव लड़ने से। पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री, बहुत ही हाड़ौती के दिग्गज नेता, जुझारू नेता प्रहलाद गुंजल, आप जिन्हें स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बगावती तेवर के साथ और राहुल कसबा के बाद और विधानसभा चुनाव को जोड़ लें तो डॉक्टर विकास चौधरी, किशनगढ़ का बीजेपी छोड़कर आया हुआ चेहरा जो एमएलए बन गया कांग्रेस टिकट पर, राहुल कसबा जो सांसद हैं, बीजेपी से टिकट कटा तो बीजेपी से कांग्रेस में आ गए और टिकट मिल गया कांग्रेस से। और एक तीसरा चेहरा जिसको नोटिस किया जाएगा पब्लिकली भी और पॉलिटिकली भी, प्रहलाद गुंजल कल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। कोटा में ओम बिरला के सामने कांग्रेस उन्हें चुनाव में उतार सकती है, इसकी पूरी संभावना है। कल मैंने संकेत किया था, नाम नहीं लिया था, आज नाम ले देता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया में बार बार नाम आ ही गया है, चर्चा भी हो ही गई है। अब सूत्र कह रहे हैं और ऐसा लग रहा है, ऐसे संकेत मिले, इसकी बजाय सीधे ही मैं बता देता हूँ कि इनकी बातचीत हो चुकी है कांग्रेस आलाकमान से, और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनको टिकट अश्योर्ड भी कर दिया गया है। पार्टी से इस्तीफा दिया नहीं दिया बीजेपी से अभी स्पष्ट नहीं है, और अगर पार्टी ने कोशिश करी होगी रोकने की तो वो भी कल तक सामने आ जाएगा, नहीं कह सकते। लेकिन 99.9% ऐसा माना जा रहा है कि ये कल कांग्रेस सदस्य ज्वाइन कर लेंगे और कांग्रेस के टिकट पर कोटा बूंदी की सीट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ प्रत्याशी होंगे। मैं इस बात में नहीं जानना चाहता कि मजबूत प्रत्याशी होंगे, कमजोर प्रत्याशी होंगे, चुनाव कैसा होगा, लेकिन चुनाव जैसा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ओम बिरला के सामने इनकी भी अच्छी फॉलोइंग है, जातीय समीकरण भी है इनका और संपर्क भी हैं, तो ये क्योंकि बीजेपी के ही दिग्गज नेता हैं वहाँ के, टक्कर देने की स्थिति में आ सकते हैं। कल मैंने आपसे ये भी कहा था कि बाड़मेर की सीट पर उम्मीदवार बेनीवाल को लिया है और रालोपा से कांग्रेस ने। हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी इस मामले में एक हैं, उनको लोकसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ा दिया जाए, शायद उनका भी नाम कल सामने आ जाएगा और वो बाड़मेर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तो भाजपा में बहुत सारी समझाइश की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री बार बार बुला के, कभी चंद्रभान सिंह आकिया को बुला के, कभी रविंद्र सिंह भाटी को बुला के, कभी और किसी को बुलाकर, बाबू सिंह राठौड़ को बुलाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के साथ लगो, निजी मतभेद भूल जाओ, अदावत को भूल जाओ। वैसे तो हमने कल कहा था, सीपी जोशी के साथ मुलाकात हो गई चंद्रभान सिंह आकिया की, लेकिन मुलाकात की खबर है। एक हो गए, दिल मिल गए, ये अभी नहीं कहा जा सकता। बाबू सिंह
राठौड़ के मामले में, रविंद्र सिंह भाटी के मामले में भी अभी कुछ समय इंतजार करना होगा एक कंक्लूसिव रिजल्ट आने के लिए, कंक्लूसिव रिजल्ट, निर्णायक नतीजा आने के लिए कि ये बातचीत में, मुख्यमंत्री के साथ हुई समझाइश में, आमने सामने की मुलाकात में क्या गिले शिकवे भूल गए हैं और दिल से पार्टी के लिए काम करने को तैयार हो गए हैं। ये कंक्लूसिव निष्कर्ष अभी 2-3 दिन में सामने आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और आज एक वाकया हुआ, हालांकि वाकया बहुत छोटा सा है, पर चूंकि एक बड़े आदमी के साथ हुआ। श्रीचंद कृपलानी कैबिनेट मंत्री रहे राजस्थान सरकार में, वसुंधरा राजे की सरकार में, और इम्पोर्टेंट कैबिनेट मंत्री, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री रहे हैं, और चित्तौड़गढ़ से आते हैं, निम्बाड़ा से एमएलए हैं, जहाँ से सीपी जोशी सांसद भी हैं और राज्य लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज उदयपुर में जब क्लस्टर मीटिंग हो रही थी, क्लस्टर मीटिंग हुई जोधपुर में, आज जहाँ मुख्यमंत्री गए, उदयपुर में हुई जहाँ मुख्यमंत्री गए। उस क्लस्टर मीटिंग में जब प्रॉपर जगह नहीं मिली, प्रॉपर जगह मंच पर जो जहाँ लाल फीते लगा लगा के नाम लगाए गए थे, वहाँ इन 2 विधायकों के नाम नहीं थे। तो दोनों विधायक, अमृतलाल मीणा सलूम्बर के विधायक और श्रीचंद कृपलानी निम्बाड़ा के विधायक, नीचे उतर कर आ गए और पीछे की रो में बैठ गए जाकर, तीसरी चौथी रो में। और ये देखिए, कार्यकर्ता और दूसरे लोग समझाइश कर रहे हैं कि मंच पर आ जाओ, मंच पर आ जाओ, पर ये मंच पर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। बाद में चूंकि इनके नाम की लिखी हुई कुर्सी नहीं थी वहाँ पर, तो श्रीचंद कृपलानी देखिए पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, चुपचाप आके बैठ गए, कोई इन्होंने बोला नहीं। पर अमृतलाल मीणा थोड़े वोकल थे, वो बोले और उन्होंने कहा भाई हम यही ठीक है, आपकी पार्टी जो है अपनी जिता देंगे हम, तो आपको जीत से मतलब है, हमारी प्रतिष्ठा से क्या मतलब है। पर फाइनली श्रीचंद कृपलानी बुलाने पर मंच पे चले गए, बैठ गए मंच पे जाकर। ये अमृतलाल मीणा ने थोड़ा प्रतिवाद किया, प्रतिरोध किया। आइए पूरे वाकये की जानकारी लेते हैं। उदयपुर के हमारे ब्यूरो चीफ जो इसमें मौजूद थे, रवि से बात करते हैं। रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए क्या वाकया हुआ आज, ये कैसे श्रीचंद कृपलानी या सीजन आदमी नीचे आकर बैठ गए मंच से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि श्रीचंद कृपलानी इतने सीनियर कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि एक बड़े वरिष्ठ नेता और मेवाड़ में उनका अच्छा खासा कद भी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हाल ही में जो चंद्रभान सिंह आख्या के साथ में जो मतभेद बुलाकर जो उन्हें फिर से उनकी वापसी कराई गई है, उसमें भी श्रीचंद कृपलानी की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज जब एक क्लस्टर बैठक शुरू हो रही थी, हालांकि सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचने वाले ही थे, उससे पहले ये घटनाक्रम हुआ जब उनकी कुर्सी जो है वो मंच पर नहीं थी, श्रीचंद कृपलानी की, और इसके साथ ही साथ सलूम्बर के जो विधायक है अमृतलाल मीणा उनकी। तो ये दोनों ही जो है ये नाराजगी इन्होंने जाहिर की, और सामने की तरफ जो अन्य जो क्लस्टर में अपेक्षित जो कार्यकर्ता थे उनके साथ आकर बैठ गए। हालांकि मान मनोबल की गई, और उसके बाद जो दामोदर अग्रवाल है, संगठन के एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने आकर जब इन्हें समझाया तो पहले श्रीचंद कृपलानी माने और उसके बाद अमृतलाल मीणा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बारगी ये सोचने पर मजबूर जरूर किया कि इस तरीके की नाराजगी, और वो भी ऐसे वक्त में, क्या उचित थी, और क्या इस तरीके का जो संगठन के जो जिम्मेदार थे उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि इतने सीनियर जो विधायक हैं तो उनके लिए ऑलरेडी ये सब व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। और दूसरी तरफ ये भी थोड़ा सा गंभीर विषय है कि श्रीचंद कृपलानी जैसा व्यक्ति, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपने उठे, उन्होंने प्रतिरोध में बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन अपना नाराजगी जो है वो शांति के साथ में दर्शक दीर्घा में आकर बैठने के माध्यम से उन्होंने जताई। लेकिन अमृतलाल मीणा जो है उन्होंने काफी बातें कही, काफी खरी खोटी सुनाई। जिला अध्यक्ष जो है रविंद्र श्रीमाली, जो कि बेहद ही सरल स्वभाव के माने जाते हैं, वो भी गए, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी। अन्य जो और पदाधिकारी थे उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में जब सीएम के आने का कुछ समय ही बचा था, इसके बाद अमृतलाल मीणा भी मंच पर आ गए। तो ये जो घटनाक्रम है आज की क्लस्टर बैठक में काफी चर्चा का विषय रहा। बैठक समाप्त हुई, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं में इस बात की बड़ी चर्चा थी। जी धन्यवाद रवि, पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए।
हालांकि आज के घटनाक्रम से अब आने वाले वक्त में जो क्लस्टर बैठक होगी उसमें शायद स्थानीय आयोजनकर्ता इस बात का ध्यान रखेंगे और हर व्यक्ति को अपने कद के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी सीनियरिटी के हिसाब से जगह चाहिए। शायद ये वाकया इतना ही था। बाकी पार्टी के साथ तो सब बने रहेंगे क्योंकि भाजपा में अनुशासन काफ़ी कठोरता से लागू किया जाता है और काफ़ी स्वेच्छा से भी लोग अपने पर लागू करते हैं। इसलिए इस बात से ये चर्चा नहीं कर सकते कि इससे कोई चुनाव की उस पर आंदोलन पे, अभियान पे फर्क पड़ेगा। लेकिन एक घटना हुई, इस पर नज़र भी जानी चाहिए और इस पर इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने आज उदयपुर और जोधपुर में क्लस्टर बैठक की और इस क्लस्टर बैठक में मुख्यमंत्री भी गए भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष भी गए सीपी जोशी। दोनों ने अपने कार्यकर्ताओं की सार संभाल ली। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरह कार्यकर्ताओं को नमस्कार स्वीकार कर रहे हैं, खुद नमस्कार कर रहे हैं और दीप जलाकर क्लस्टर बैठक का शुभारंभ कर रहे हैं। और उन्होंने लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीट जीतने के लिए मंत्र फूंकने की कोशिश की, संदेश दिया एकजुट होकर लड़ें और एक तरह से चार्ज करती है कार्यकर्ता को। ये जोधपुर की बैठक है जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। आइए सुनते हैं भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने क्या कहा आज अपने कार्यकर्ताओं से और उसके बाद मीडिया से। देखिए, पहले तो कहते थे कि कांग्रेस की नाव में छेद हुआ है, लेकिन छेद नहीं हुआ है, वो नाव ही डूब रही है। अब डूबती नाव में कौन बैठेगा? तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आप जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं, 25 की 25 सीट तो आएंगी, लेकिन अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी में मंथन तो हो गया है, पर संभवतः 21 को सीधी की बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की और 22 के आसपास, 21 की रात या 22 को लिस्ट आएगी। खास तौर पर सबको जयपुर की सीट की बड़ी प्रतीक्षा है, लेकिन जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में भी सुभाष बहेड़िया को फिर से टिकट मिल सकता है, ऐसी चर्चा सत्ता के गलियारों में, बीजेपी गलियारों में सुनी है। और ये भी सुना है मैंने कि एक मौका दिया जा सकता है अजमेर के सांसद को भी। हालांकि वो विधानसभा चुनाव में जमानत गंवाते गंवाते बचे थे 1500 वोट से, लेकिन उस सिचुएशन को और विकास चौधरी की बगावत को और विकास चौधरी कांग्रेस में जाने की सिचुएशन को और सुरेश टांक के वापस भाजपा में आ जाने के बाद नए गणित के साथ भागीरथ चौधरी को भी उतारने की वकालत की जा रही है। हालांकि मात्र 30-35 हज़ार वोट ला पाए और बड़े लंबे अंतर से हार और जमानत बाल बाल बची, लेकिन रामचरण बोहरा को, सुभाष बहेड़िया को और भागीरथ चौधरी को फिर से टिकट दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी लॉबी सक्रिय हो गई है और उस लॉबी ने तकरीर पेश की है अलग अलग तरह से। और उन तकरीर के बाद में एक बार फिर उलझन पैदा हो गई है आला कमान के सामने। आला कमान ने कुछ परिवर्तन का मन बनाया था, कुछ लोग सामने आए थे, कुछ लोग उत्साहित नए कार्यकर्ता, जोशीले और चेहरा बदलने की शायद एक इच्छा भी थी। उसके बावजूद इन 3 सांसदों ने जो लॉबिंग की है और उस लॉबिंग के उपरांत ये ऐसा लग रहा है कि 3 में से कोई भी 2 लोग तो लग ही रहा है कि वो शायद कामयाब भी हो जाएं। लेकिन जो सुभाष बहेड़िया हैं, जो फिलहाल पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा में जो बगावत हुई थी विट्ठल शंकर अवस्थी के खिलाफ और जिस तरह एक निर्दलीय को, गैर राजनीतिक व्यक्ति को, नेता को, अशोक कोठारी को खुद बीजेपी के और संघ के लोगों ने चुनाव जिताकर भेज दिया निर्दलीय, उससे
भाजपा आलाकमान काफ़ी चौकन्ना है, कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव का इतिहास फिर दोहरा दे वहाँ का कार्यकर्ता, वहाँ का नेता वर्ग, वहाँ की जनता। इसलिए सबको समझाकर, सबको एक समझबूझ के साथ कोई फैसला वहाँ होगा, ऐसा मुझे लगता है, और नया चेहरा लाया जा सकता है। लेकिन तीनों सांसद आसानी से टिकट कटने देने को तैयार नहीं है, और बट नेचुरल है, वो 2-2, 3-3 बार के सांसद हैं, तो उनको चाहिए कि वो कोशिश करें। और भागीरथ चौधरी भी एमएलए भी रहे, कई बार सांसद रहे। तो बीजेपी की लिस्ट 21 तारीख को फाइनल होगी और 21 की रात या 22 को आएगी। राजसमंद में भी अभी तय नहीं है, क्योंकि दिया कुमारी सांसद से विधायक बन चुकी, उप मुख्यमंत्री बन चुकी। राजसमंद में तो नया चेहरा आएगा ही आएगा। कौन होगा वो चेहरा, अभी ये स्पष्ट नहीं है। या हो सकता है कि भीलवाड़ा अजमेर में किसी व्यक्ति को एडजस्ट करने की इच्छा हो, लेकिन ना किया जा सके तो उन्हें राजसमंद भेज दिया जाए, क्योंकि राजसमंद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 4 जिलों में जाती है। ब्यावर जिला भी है, नागौर जिला भी है, पाली जिला भी है और राजसमंद जिला भी है। तो वो 4 जिलों की बिखरी हुई सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसे भाजपा आसानी से जीत सकती है, कोई नया प्रयोग करके भी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए राजसमंद में नया चेहरा आएगा। हो सकता है उसका रिलेशन इन 2 सीटों से, अजमेर और भीलवाड़ा की सीट से हो, ऐसा मेरा अनुमान है। अब आज बात करना चाहता हूं कि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष 23 मार्च को 1 साल पूरा कर रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल का। 23 मार्च को आए थे, 22 मार्च को 1 साल पूरा हो जाएगा। सीपी जोशी जब आए थे तो बहुत ही सरल व्यक्ति, मैंने भी उनकी नियुक्ति के समय यही कहा था कि एक पानी की तरह जिस पात्र में डालो उसका आकार ले लेते हैं, इसलिए किसी को के सामने कठिनाई के रूप में पेश नहीं आएंगे, सबके साथ तारतम्य रहेगा उनका, सबके साथ मेल जोल के साथ चलेंगे। वैसा लगभग वैसा हुआ। एक चित्तौड़ का चंद्रभान सिंह आकिया वाला प्रकरण छोड़ दें विधानसभा चुनाव का, तो लगभग सीपी जोशी ने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की और 1 साल का उनका कार्यकाल उपलब्धि भरा है। 1 साल में उन्होंने खुद को जिस तरह अपने भीतर एक पॉलिटिकल कल्ट डेवलप की, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। वो जिस तरह के सादे आदमी थे, मैंने बताया कि 6 बजे खाना खा लेते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, जैन मुनि के भी जाते हैं, इस तरह के एक व्यक्ति थे जो सादगी पसंद और सन्यासी टाइप का जीवन जीने वाले। वो मुख्य धारा में आ गए राजनीति की, और दांव पेच और उठा पटक और इसको तोड़ो और उसको लाओ, ये करो वो करो, सब करके उन्होंने पार्टी की के लिए जो मेहनत की वो काबिल तारीफ़ है, काबिल गौर है। आलाकमान ने भी उसको सम्मान दिया है। वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अभी, परंतु उसके बावजूद उनको प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखा गया है। मैं यहाँ बता दूँ, विधानसभा चुनाव में आलाकमान ने जो फंड दिया था राजस्थान भाजपा को, उसमें से पैसा बचाकर लौटाया है सीपी जोशी ने। एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, और पैसा नहीं मांगा, जो पैसा वहां से खर्च करने के लिए दिया गया उसमें भी बचाकर एक साइजेबल अमाउंट वापस लौटा दिया कि खर्च नहीं हुआ तो मैं अपने पास क्या करूंगा। राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है कि इस साफ गोई के साथ, इस ईमानदारी के साथ लोग कर्म करें, राजनीति करें और पार्टी को चलाएं। सीपी जोशी का कार्यकाल कितना होगा लोकसभा चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि ये 1 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा भी रहा है उनका। साथ ही उनके अपने लिए एक नए सीपी जोशी का जन्म हुआ उनके भीतर से, जो मीडिया को फेस नहीं करते थे, मीडिया को फेस करना सीख गए, मीडिया को डाइवर्ट करना सीख गए, मीडिया को संदेश देना सीख गए, मीडिया की दिशा बदलना सीख गए और प्रति आक्रमण करना सीख गए, जो सामान्यतः उनकी नियुक्ति के समय लोगों को लगता नहीं था कि इतने प्रहार कर पाएंगे, इतनी तेजस्विता के साथ काम करेंगे, इतनी कर्मठता के साथ काम करेंगे। उन्होंने बहुत मेहनत की पार्टी को विधानसभा जिताने के लिए, अब भी मेहनत कर रहे हैं और सबको साथ लेने की उनकी जो इच्छा है और कोशिश है और जो क्षमता है और जो सामर्थ्य है, उससे निश्चित रूप से पार्टी भी अपने इस फैसले को एक उस पर सही का जो टिक लगता है वो टिक लगा रही होगी। हम उन्हें शुभकामना देते हैं कि वो अपनी पार्टी के साथ, पार्टी के बताए हुए रास्ते पर चलें, जनता की सेवा इसी तरह करते रहें। पार्टी में, भाजपा में पता नहीं लगता कब कौन किस पद से हट जाए, कब कौन किस पद पर आ जाए। जब सीपी जोशी आए थे तब भी उन्होंने लोगों को चौंकाया था। ऐसा लगता नहीं था कि उन्हें चुनावी राजनीति में पारंगत समझकर भेजा गया होगा, बल्कि ऐसा समझा जा रहा था कि चुनावी राजनीति में पारंगत लोग दिल्ली में बैठे हैं
और उन्हें अपने अनुकूल, अपने निर्देशों के अनुसार काम करने वाला, उनके हिसाब से चलने वाला एक व्यक्ति चाहिए जो रैंक एंड फाइल में भी हो और लेटर इन स्पिरिट में भी उनकी बात को समझे। सीपी जोशी ने वैसा कर दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं पाली जो पार्टी में काम करते हुए, मेहनत करते हुए पार्टी आलाकमान की इच्छा के आगे आकर अड़ जाए। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। अगले 2 दिनों में मंथन होगा, शायद कांग्रेस की सूची कल आ सकती है, भाजपा की सूची 21 या 22 को आएगी। जब तक दोनों तरफ से पूरे सेनापति मैदान में नहीं आ जाते हैं, तब तक हम उस तरह विवेचन नहीं कर सकते, समीक्षा नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते। उनके प्लस माइनस, गुण अवगुण, ये सब की बात तभी हो पाएगी पूरी तरह से जब 25 की 25 सीटें दोनों तरफ से उम्मीदवारों से भर दी जाएंगी। प्रहलाद गुंजल का मैंने आज जिक्र किया, उम्मीदवार बेनीवाल का जिक्र किया। देखते हैं कांग्रेस की सूची आती है, क्या ये दोनों बातें सही निकलती है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।